हेलो बच्चों, तो हम लोग रेस्पिरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और कहीं पर भी अगर सिस्टम की बात होती है, ऑर्गन सिस्टम की, तो वहाँ जाहिर सी बात है ढेर सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है जब एक सिस्टम बनता है। तो जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, पेयर ऑफ लंग्स होंगे और कुछ एसेसरी ऑर्गन होंगे जो ब्रीथिंग में हेल्प करेंगे। वो होगा रिब केज एंड डायफ्राम। और क्या है कि ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। वैसे ही बर्ड हैं, मैमल्स हैं, ये सब भी लंग्स के थ्रू ही करते हैं। तो अब ये ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन करता है, उसके क्या क्या पार्ट हैं, तो यहाँ पर पूरा हम लोग इसको चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर देखेंगे तो जो सबसे पहला पोर्शन होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी, मतलब यानी कि जो नोज है और नेजल कैविटी यानी कि जो फेरिंग्स तक एक रास्ता है उसी को हम लोग बोलेंगे नेजल कैविटी। इसका फंक्शन क्या है, तो जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं वहाँ पर हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करते हैं। और मेन फंक्शन जो नेजल कैविटी का है, तो एक लंबा रास्ता कवर करना पड़ता है एयर को। तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर की हवा है वो ठंडी है या गर्म है, तो उतनी दूर तक जाने में क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है मेंटेन हो जाता है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल एंड चेंजेज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर। जो इनकमिंग एयर है उसके टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेंटेन कर लिया जाता है बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी बॉडी टेम्परेचर पर उसको लाया जाता है। अब क्या होता है, जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है वो फेरिंग्स में होती है। यानी कि जो नेजल कैविटी है वो किस में ओपन होगी, फेरिंग्स में। और हम लोगों को पता है कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। तो वहाँ पर हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े तो वहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे कि जो फेरिंग्स होता है इसकी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स के बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग होगा वो लैरिंग्स के पास होगा, ठीक है ना। तो ये कॉमन ओपनिंग होती है दोनों के लिए। फिर उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का विंड पाइप होगा उसका जो अपर मोस्ट पोर्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। अब जो लैरिंग्स होता है तो फूड पार्टिकल इसमें इंटर कर सकता है। तो इसके लिए होता क्या है कि इसकी जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, और इसके ऊपर एक ट्यूबरेंस होता है, उभार होता है, जो क्या करता है एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग इसको कवर कर लेता है। और ये जो लैरिंग्स होता है यही वॉइस बॉक्स का भी काम करता है, यानी कि जो हम लोगों की साउंड प्रोड्यूस होती है इस वॉइस बॉक्स में यहीं पर अरेंजमेंट होता है, इसी की वजह से हम लोगों का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये वॉइस बॉक्स होगा। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस विच इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग के समय उसको क्लोज कर दिया जाता है, जिससे कि जो भोजन होता है वो फूड पाइप में चला जाता है और उसके बाद ये फिर ओपन हो जाता है और हम लोग ब्रीथिंग करते रहते हैं। तो ये लैरिंग्स हो जाता है। फिर अभी जो लैरिंग्स है ये तो इतने पोर्शन को बोल रहे हैं, इसके बाद ये तुरंत ही विंड पाइप शुरू हो जाता है जिसको कि हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। अब ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये मोटी सी पाइप होती है और इसमें होता क्या है कि ये कोलैप्स ना करे इसके लिए इस पर कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग लगे होते हैं जिससे कि ये कोलैप्स ना होने पाए। तो लिखा है कि सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग कंटेन सिलिएटेड एंड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स फॉर द ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसमें, इन्फेक्शन या वैसे भी इसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। ये जो पाइप होगी अभी हम लोग अलग से फिगर बना के इसको समझ लेंगे। तो होता क्या है कि इसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। उस म्यूकस का फंक्शन यही होता है कि वो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सके, प्लस ये म्यूकस फिर लंग्स में ना जाए इसके लिए क्या होता है, इस पर सिलिएटेड सेल्स होती हैं। वो जो सिलिया होती हैं वो जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराती रहती हैं। तो इस तरह से ये ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया के बाद ये फिर डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, या ब्रोंकाई बोलें, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। उस ब्रोंकाई में भी ये कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जिससे कि कोलैप्स ना होने पाए। तो जो ब्रोंकाई होती है वे ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, जिसको कि हम लोग ब्रोंकस भी बोलेंगे। ब्रोंकस में वही दोनों ब्रोंकस क्या करेंगे, फिर जो दो लंग्स होते हैं लंग्स में चले जाते हैं, फिर वहाँ पर उनका बार बार डिवाइडेशन होता रहता है जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ता रहे। तो ये जो ब्रोंकाई होती है लिखा है ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई विच इंटर्स इनटू रिस्पेक्टिव लंग्स, दाएं और बाएं में इंटर कर जाएंगी।
वेयर दे फर्दर डिवाइड मेनी टाइम्स, मतलब जो ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, फिर ऐसे ऐसे करते हुए करीब 15-16 बार डिवाइडेशन इसी तरह से होता जाता है बार बार, और फाइनली किस में कन्वर्ट होती हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एयर सैक्स होते हैं जिसको कि हम लोग एल्वेलाई होते हैं, वहीं पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये तो हो गया पूरा, हम लोग ब्रोंकाई तक पहुंच गए। इसके बाद ये सब, अब ब्रोंकाई वगैरह कहाँ है, अब ये सब लंग्स में है। तो एक लंग्स का स्ट्रक्चर और उसी के माध्यम से हम लोग ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पर। उसके पहले लंग्स का भी एक पॉइंट उसको ही पढ़ लेते हैं। ये पेयर ऑफ लंग्स फंक्शन एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं। ईच लंग्स कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, यानी कि लंग्स के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि फ्लूइड भरा रहता है। वो फ्लूइड क्या करता है, लंग्स को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। कभी कभी उसी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को प्लूराइटिस बोला जाता है, जिसको कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि फेफड़े में पानी भर गया, ऐसा कुछ होता है, बीमारी होती है, ये लंग्स होता है। उसके बाद क्या है, डायफ्राम होता है। ये जो यहाँ फिगर आप देख रहे होंगे, तो डायफ्राम क्या होता है, एक मस्कुलर पार्टीशन होता है बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये वाला जो पोर्शन होता है उसको थोरैक्स बोला जाता है, इसके नीचे वाले पोर्शन को एब्डोमेन बोला जाता है। तो उसमें एक पार्टीशन का काम करता है। अब इसका रोल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होती है, तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन या इसी को इनहेलेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है कि जब हम लोग सांस, जो हवा है उसको अंदर लेते हैं, तो जो हवा अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जबकि जो बाहर निकलते हैं तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है। रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड की बर्निंग होती है तो CO2 बनता है, तो वो CO2 फिर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकाली जाती है। अब ये जो हवा अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसके लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एक ये जो डायफ्राम है ये, प्लस ये जो पूरा लंग्स है, आप देखेंगे तो सामने की ओर यहाँ पर ये बोन जो है इसको स्टर्नम बोला जा रहा है, ऐसे ऐसे ये रिब केज हैं। तो ये रिब केज है, ये स्टर्नम हो गया, और पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम है। तो एक तरह से ये पूरा रिब केज बना है। इसी रिब केज का वॉल्यूम घटने बढ़ने से प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब प्रेशर में डिफरेंस पैदा होता है। उसी प्रेशर में डिफरेंस की वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। तो इसमें होता कैसे है, देखिए जो डायफ्राम है मसल्स हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करे ऊपर की ओर जाए तो क्या होगा, ऊपर की ओर जब ये जाएगी तो ये जो लंग्स होंगे इसका वॉल्यूम कम होगा। जब ये इसका वॉल्यूम कम होगा, ऊपर की ओर जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो यानी कि इसमें प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर इसमें बढ़ेगा तो जो इसमें एयर होगी वो बाहर निकलेगी। वैसे ही जब ये नीचे की ओर आए, जो ये डायफ्राम की मसल्स है, फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं, अगर ये नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा, ये पूरा जो थोरैसिक केज होगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर कम होगा। जब इसमें प्रेशर कम होगा तो जो बाहर की हवा है वो तेज़ी से अंदर की ओर रहेगी। तो इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग में ऐसे ही होता है। इसीलिए अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये चेस्ट वाला रीजन है वो ऊपर नीचे न करके पेट आपका ऊपर नीचे करता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस डायफ्राम की वजह से नॉर्मल ब्रीदिंग होती रहती है। लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग जब करनी होती है तो होता क्या है कि ये जो रिब्स हैं, इस रिब्स पे जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको कि हम लोग कोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। ये जो मसल्स हैं रिब केज पे लगी हैं, तो ये रिब केज क्या करती हैं, रिब केज भी ऊपर की ओर और अपवर्ड मोशन में आती हैं। जैसे ये जो है ऐसे करेंगे तो देखिए ये ऊपर की ओर भी और अपवर्ड दोनों तरह से ऐसे होता है। तो ये मोशन किसका हो रहा है, रिब्स का। तो इसकी वजह से भी प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह से जो प्रेशर का डिफरेंस पैदा हो रहा है डायफ्राम की वजह से और रिब्स, पूरे रिब केज की वजह से, उसी की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग होती है। यानी हमें कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय डायफ्राम एंड रिब केज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। तो यही इसका मैकेनिज्म है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो CO2 है और जो ऑक्सीजन है, हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है फाइनली सेल तक पहुंच रही है, तो सेल तक कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और जो CO2 सेल से बाहर आ रही है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, इतना आप नोट कर सकते हैं।
तो होता क्या है कि एल्वेलाई हम लोग देख रहे थे कि एल्वेलाई जहाँ पर होंगी ऑक्सीजन जो हम लोग एयर लेंगे उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और उधर वाली जो एयर आ रही है उसमें CO2 ज़्यादा होगा। तो इसलिए डिफ्यूजन के जो लॉ होता है कि अगर कोई चीज़ जहाँ पर ज़्यादा होती है तो कम की ओर अपने आप जाती है, तो वैसा एल्वेलाई पर भी होगा। लेकिन उस प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन फाइनल सेल तक नहीं पहुँच पाएगा। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ सेल डीपर साइड हैं, बहुत दूर दूर तक हैं, तो होता क्या है उसके लिए कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ये रेड कलर का होता है जो आरबीसी में रहता है, इसीलिए आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी जो बाइंड करने की कैपेसिटी वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए क्या करता है, जहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगा वहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होगा, तो वो रिच ब्लड सप्लाई इसीलिए होता है कि जो ब्लड में आरबीसी हैं वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। तो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेकर वहाँ से फिर फाइनल जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाती हैं। तो इस तरह से, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी होती है। तो जो O2 का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो 98.5 बाई हीमोग्लोबिन होता है और 1.5 बाई प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में जो वाटर है उसमें डिजॉल्व कंडीशन में। ऑक्सीजन का जो वाटर सॉल्युबिलिटी होता है थोड़ा कम होता है, तो ये हीमोग्लोबिन होता है। CO2 कैसे होता है, 70%, क्योंकि CO2 वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है तो 70% आरबीसी की वाटर में डिजॉल्व होकर होता है, जबकि 23% क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी CO2 के लिए भी है तो 23% बाई हीमोग्लोबिन और 7% बाई प्लाज्मा होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप सुने होंगे कि दम घुटने से मृत्यु हो जाना, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से होता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। तो अगर कहीं पर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो जो हीमोग्लोबिन होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा, इसलिए ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है जिससे डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों का जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।